नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार तथा चीड़ के पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े सच में यहाँ आने वालों को नई दुनिया का आभास देते हैं। जिधर नजर दौड़ाए बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और उस पर दिखते हैं बर्फ के खेलों का आनंद उठाते हुए लोग जो देश के विभिन्न भागों से यहाँ आते हैं। यह है सर्दियों में जम्मू कश्मीर के उन पर्यटन स्थलों का नजारा जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और एक वानगी देखने पर हर शख्स कह उठता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कहा जाता है कि कश्मीर को सबसे पहले जब जहांगीर ने देखा, उनकी नजर ने जब पहली बार कश्मीर को देखा, वहां की जमीन पर जब उन्होंने पैर रखे तो उनके मुख से कश्मीर की सुंदरता को देखकर यह एक शायरी निकल आई कि गर फिरदौस बर रुए जमीयस्त, गर फिरदौस बर रुए जमीयस्त, हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त, कि अगर धरती पर जन्नत है तो वह यही है, यही है, यही है। तो बच्चे, आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता कश्मीर, जिसे लिखा है वीरेंद्र मिश्र जी ने। तो आइए चलते हैं कश्मीर की सैर करने के लिए, जहां पर कवि ने कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया है और उस वर्णन को और उस छवियों को देखकर हमारे मन में यही बात आती है कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। पढ़ते हैं कविता कश्मीर। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवगीत विधा के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी, बेला, जुलसा है, छाया, नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। चलते हैं कश्मीर, वहां की वादियों का नजारा देखते हैं। पहले इसका गान करते हैं। चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, जहां बर्फ की राजकुमारी, जहां बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, सन 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 सनन सनन सन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में, मैं नावों की नगरी में। अब शब्दों के साथ इनका रसास्वाद करते हैं कि जहां बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, कि जहां ऐसा लगता है बर्फ की पहाड़ियों को देखकर, घाटियों को देखकर कि जैसे वो कोई बर्फ की एक राजकुमारी है और जैसे वो एक स्वर लहरी में खोई हुई है। स्वर लहरी यानी कि वहां के झरनों का संगीत, वहां के पक्षियों की कलकलाहट और नदियों का बहता पानी, उनके स्वर और उनकी लहरियों का एक संगीत
हमारे मन को प्रसन्नता से भर देता है। तो जैसे कवि ने कहा है कि जैसे कश्मीर जो है वह एक बर्फ की राजकुमारी है और वह स्वर लहरी में खोई हुई है। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में, कि चलो हम भी चलते हैं उन फूलों की घाटियों में। देखो ये फूलों की घाटियां है। कहा जाता है कि कश्मीर में जितनी फूलों की घाटियां है और कश्मीर में जिस प्रकार का कुदरती सौंदर्य है वैसा अन्यत्र संसार में बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो चलो चले उस फूलों की घाटियों में। देखो यहाँ पर फूलों की घाटियां हमें नजर आती है। प्रकृति ने अपनी सुंदरता यहाँ पर भरकर मन भरकर भर दी है। और नावों की नगरियों में देखो यहाँ नाव बहुत, वहां नावें चलती है तो नावों की नगरी भी उसे कहा जाता है। तो चलो हम भी चले उस फूलों की घाटियों में और नावों की नगरी में। चलते हैं हम भी कश्मीर, जहां सन 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 सनन सनन सन गाता फिरता गीत पवन। देखो यहाँ स की कवि ने पुनरुक्ति की है और कितना सुंदर हवा का वर्णन किया है कि सन सन सनन सनन सन गाता फिरता गीत पवन। पवन जो है वह सनन करता हुआ वहां पर लहराता है। हवाएं जो है एक मधुर संगीत हमें सुनाती है और जैसे वो कोई गीत गा रहा हो ऐसा हमें लगता है। उड़ते हैं पंछी सैलानी, पंछी यानी पक्षी, सैलानी यानी यात्री। यात्री इतने वहां पर होते हैं, हर दिन रोज इतने यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं कि जैसे कोई वहां पर पंछी उड़ते हो। पंछियों के समान वहां पर हमेशा सैलानियों की भीड़ रहती है। देखो यहाँ पर सैलानी उन घाटियों में पर्वतों के पास घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं। तो उड़ते हैं पंछी सैलानी, पंछियों की तरह वहां सैलानी उड़ते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर होता है वह दृश्य। इसलिए खिलता शालीमार चमन, और वहां पर चमन यानी बगीचा और शालीमार यानी बगीचे का नाम। जहां पर शालीमार चमन जो है बगीचा है वह हर रोज खिलता है अपने फूलों के सौंदर्य से। देखो यह शालीमार चमन है। उनके इतिहास के बारे में हम जाने। शालीमार बाग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। कहा जाता है कि इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जहां जहांगीर ने अपनी प्रियतमा नूरजहां के लिए यह बाग बनाया था। वहां पर जलधारा बहती है और अनेक फूलों से लदा हुआ यह बगीचा है, उद्यान है। ग्रीष्म ऋतु में शालीमार बाग जो है वह अन्य उद्यानों के लिए प्रेरणा बन जाता है और इतनी इनकी सुंदरता है कि यह उद्यान ग्रीष्म एवं पतझड़ में सर्वोत्तम कहलाता है। तो यह शालीमार बाग जो है उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। भ्रमर बजाते शहनाई किरणों की मालिन आई, भ्रमर बजाते शहनाई, वहां पर फूलों के ऊपर इतने भ्रमर मंडराए रहते हैं। भ्रमर यानी भवरा, मधुपुपी जिसे कहा जाता है। जैसे कोई वो शहनाई बजा रहा हो ऐसा हमें लगता है, क्योंकि फूलों की घाटियां है, बहुत अधिक फूल है। जहां फूल होंगे वहां भंवरे तो होंगे ही। तो भंवरे इतने वहां पर हमें अपने आवाज से गुनगुनाते हैं तो हमें लगता है कि कोई वहां पर हमें एक सुंदर शहनाई बजाकर सुना रहा है। किरणों की मालिन आई, मालिन जो है वह स्त्रीलिंग है माली का, माली की पत्नी जो है उसे मालिन कहा जाता है। किरणों की मालिन आई, जैसे मालिन जो है वह सूर्य की किरणों को भरकर अपने हाथ में लाई है। झील किनारे वह डलिया पर दूब बिखेरे बजरी में, झील किनारे, झील यानी एक तालाब, बड़ा सा तालाब, वहां पर बहुत बड़े बड़े झील होते हैं, तालाब होते हैं। झील किनारे, झील के किनारे वह डलिया पर, डलिया यानी बांस से बनी हुई एक टोपली, टोकरी जिसे भी कहा जाता है, पात्र,
वह डलिया पर धूप बिखेरे बजरी में, कि जैसे लगता है कि मालिन जो है वो अपने हाथ में एक डलिया लेकर आई है और झील के किनारे जैसे वो छोटे छोटे बजरी यानी पर्वतों की ऊंचाई पर जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े गिरते हैं वह बजरी को बिखेर रही है, फूलों को बिखेर रही है और जैसे वो किरणों को भरकर अपने साथ में लाई है, ऐसा दृश्य हमें दिखता है। देखो यहाँ पर डल है, झील है और झील के किनारे डलिया पर धूप बिखेरने के, देखो यह धूप भी यहाँ पर सुबह की निकली हुई हमें दिखाई देती है। देखो इस दृश्य को देखकर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो प्रसन्नचित नहीं होगा। प्रकृति ने कश्मीर में कितना सौंदर्य भरा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और उनका मजा उठा सकते हैं। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, मैं नाव की नगरी में। आगे कवि कहते हैं कि जंगल जंगल होड़ लगी है, होड़ लगना यानी स्पर्धा होना, तितली और टिटहरी है, तितली ये देखो ये तितलियां है और टिटहरी एक विशेष पक्षी का नाम है। तो दोनों जब फूलों के बगीचे में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों में एक होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले फूल पर पहुंचता है। तो उन दृश्यों को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर ने प्रकृति को यहीं पर लुटा दिया है। कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, कि कभी उन बगीचों में उन तितलियां और टिटहरियों के उड़ने के बीच में कभी कभी हवा आ जाती है और ऐसा लगता है कि कोई नई गजल हमें सुना रहा है, कोई नई गजल गा रहा है। गजल एक उर्दू और फारसी साहित्य प्रकार है जिसे गाया भी जा सकता है। बाद में यह नेपाली, हिंदी में भी लोकप्रिय हुआ है और संगीत के क्षेत्र में इस विधा का गान भी किया जा सकता है और भारतीय संगीत के मिश्रण से और ईरानी संगीत के मिश्रण से इसे अलग शैली में निर्मित भी किया जाता है। यह गजल अनेक गुजराती गजल मनहर उदास ने अपने सुंदर स्वरों में गाई है। यहाँ पर वही गजल जो फारसी और उर्दू का एक काव्य प्रकार है उनकी बात की गई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे तितली, टिटहरी, हवा और अन्य पक्षियों की आवाज को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमें नई गजल सुना रहा हो। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है और वहां पर मखमली गलीचों यानी देखो यहाँ पर इस चित्र में कितनी सुंदर मखमली गलीचों जैसे किसी ने बिछाए हो, इतनी सुंदर यहाँ पर चित्र मैंने रखी है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि इतनी हरियाली है वहां पर कि उन हरियाली को अगर हम देखें तो वहां की स्वच्छता, वहां की हरियाली और वहां की नीरवता को देखें तो क्या लगता है कि यहाँ पर किसी ने मखमली गलीचा जैसे बिछा दिया हो। वह हमारे मन में क्या पैदा करती है, एक मस्ती पैदा करती है और उन मखमली गलीचों को देखकर हमारे मन में एक मस्ती सी छा जाती है, हमारे मन एकदम मस्त में आ जाता है, प्रफुल्लता में आ जाता है, हम दौड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं उनको देखकर। तो मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाता है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, कभी कभी यहाँ पर मौसम बदलता रहता है, कभी कुछ ही पल में बारिश आ जाती है, कुछ ही पल में धूप निकलती है, कुछ ही पल में हम ठंड का एहसास करते हैं। तो मौसम बार बार एक ही दिन में 2-3 बार हम बदलते देख सकते हैं। सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में, चरवाहा
किसे कहते हैं कि जो गाय भैंस बकरियां भेड़ चराता है उसे हम चरवाहा कहते हैं। गडरिया भी जिसे कहते हैं, देखो यहाँ पर है गडरिया चरवाहा। वो अपने हाथ में वंशी यानी मुरली को लेकर सुबह से निकल जाता है अपने गडरियों को लेकर, और नील गगन की छतरी में, नीले गगन यानी आकाश, छतरी यानी छत्र छाया में, नीले आकाश की छत्र छाया में वो सुबह से निकल जाता है हाथ में मुरली लेकर अपने गडरियों को लेकर। और गडरिया के गीत जो है वह वहां के वातावरण में हमें सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर तितली टिटहरी जैसे हमें कोई गजल सुना रही है ऐसा लगता है, हवा कोई गजल नहीं गा रहा हो ऐसा लगता है, मखमली गलीचों पर हम मस्ती से वहां झूमने लगते हैं। दिन में कई बार मौसम भी बदलते रहते हैं, हम वहां पर सपनों में मचल जाते हैं। चरवाहे जो है वह अपनी वंशी को लेकर नील गगन की छतरी में, उनकी छत्र छाया में अपनी गडरियों के साथ जाते हुए हमें नजर आते हैं। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहां है दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहां हिमानी है फूल जहां रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में, चांद छुपा है बदली में, चलो चले फूलों की घाटी में नाव की नगरी में। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, कि गुजरे हुए जमाने से हम जिस पल का इंतजार करते हैं कि हम खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह पल कहाँ जाकर हमें मिलते हैं? कश्मीर की गोद में, हिमालय की गोद में, कश्मीर की घाटियों में। तो गुजरे हुए जमाने से जिस पल की हम तलाश करते हैं वह बहाना हमें मिल गया, और कश्मीर में पहुंचकर हम उन पलों को अपने जीवन का आनंद बना सकते हैं। बस्ती करती बात जहां है दूर खड़े वीराने से, दूर खड़े वीराने, वीराना यानी सुनसान, जहां कोई मनुष्य न हो ऐसा जंगल। तो हम दूर खड़े खड़े वीराने से नीचे की तरफ देखते हैं, दृष्टि डालते हैं तो वहां की बस्तियां हमें नजर आती है। देखो ये वहां की बस्तियां है, और वह बस्तियां जैसे हमसे कोई बातचीत करती हो, ये पहाड़ जैसे हमें पुकार रहे हैं, ये वादियां जैसे हमारे साथ संवाद करती है। तो ये सभी जो तत्व है वह हमसे जैसे बात करते हो ऐसा हमें लगता है। चश्मे जहां हिमानी है, चश्मे यानी झरना, पानी का सोता। देखो यहाँ पर पहाड़ों से वह झरना बह रहा है, कितना सुंदर लगता है, जिसे जल प्रपात भी कहा जाता है। जहां हिमानी है, हिमानी यानी बहुत ठंडा बर्फ जैसा, क्योंकि वह घाटियों में से आता है, पहाड़ों में से आता है, बर्फ को पिघल कर जो पानी आता है वही पानी क्या है? झरना है। तो इतना ठंडा वह पानी होता है कि हम उसे छू भी सकते नहीं है। फूल जहां रुमानी है, रुमानी यानी एकदम कोमल, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिक भी कहा जाता है। ये हर एक फूल जैसे वहां कोमल है, रुमानी है, अपनी मस्ती में खुश हो रहा है। हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में, कि वहां के पत्तों से, वृक्षों के पत्तों से वो हमसे हिल हिल कर जैसे कह रहा है कि ये बदली में, बदली यानी बादलों में चांद छुपा है, उनका नजारा भी आप देख लो। देखो कितने सुंदर यहाँ पर कवि ने प्रास बिठाए हैं कि रुमानी, बदली, हिमानी, ऐसे शब्दों को पढ़कर हमारे मन में प्रसन्नता हो जाती है, खुशी हो जाती है कि कवि ने क्या कल्पना की है। और यहाँ पर हिल हिल कर शब्दों की पुनरुक्ति हुई है। बदली बहुत ही प्यारा शब्द लगता है कि बदली, बादल, बादल में जैसे चांद छुपा है वह नजारा है। रुमानी शब्द भी वैसे अरबी फारसी का शब्द है, लेकिन कितना हमें सुंदर लगता है, हमारे अंदर वो एक प्रसन्नता के भाव को भर देता है। जल में खिली रुबाइया, बजरों की अंगड़ाइया, चले शिकारे संग में चलती बागों की परछाइया,
प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की। जेलम सोई तारों वाले, नभ की नीलम सहरी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, मैनाओं की नगरी में। आगे एक शब्द आया था डलिया। तो डलिया क्या है? यह है डलिया, जो बांस की बनी हुई एक टोकरी होती है और वहां की लड़कियां अक्सर फूलों को बेचने के लिए इन्हीं डलिया का उपयोग करती है। देखो, यह है काश्मीरी लड़की जो डलिया में फूल लेकर नाव में बैठी हुई है। कितनी वो सुंदर लग रही है और वहां का नजारा देखो कितना सुंदर है। आगे ये है शिकारा। देखो यहाँ पर आया है चले शिकारे, तो ये शिकारा है। बड़ी बड़ी नावों को शिकारा कहा जाता है। जल में खिली रुबाइया, जल यानी पानी में, खिली रुबाइया। तो रुबाइया क्या है कि उर्दू या फारसी की एक कविता विशेष होती है जिसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 चरणों का जो पद्य होता है उसे रुबाइया कहती है। तो जल में खिली रुबाइया, पानी में जैसे कोई कविता लिख रहा हो ऐसा हमें संगीत सुनाई देता है। बजरों की अंगड़ाइया, बजरा मैंने आगे बताया था कि पहाड़ की चोटियों से जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, उसे बजरा कहा जाता है। तो बजरों की जो अंगड़ाइया होती है, अंगड़ाई यानी कि हम जब आलस्य का त्याग करते हैं, और लड़कियों के लिए यह शब्द ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है कि उनकी अंगड़ाई को देखकर हम झूमने लगे, वैसा। तो बजरों की अंगड़ाइया, चले शिकारे संग में जल्दी बागों की परछाइया। चले शिकारे, शिकारे नदियों में इस प्रकार चलते हैं कि उनके साथ जैसे बागों की परछाइया, देखो यहाँ पर बागों की परछाई उस पानी में पड़ती है। तो उनके साथ साथ जैसे बगीचे भी चलते हो पानी में, वैसा हमें नजारा देखने को मिलता है। तो जैसे शिकारे पानी में चलते हैं तो उनके साथ साथ बागों की परछाइयां भी चल रही हो, ऐसा हमें लगता। प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की। प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की। गाथा यानी कथा, उनके मन की कथा को कौन कहे। वहां के एक कवि है जिनका नाम है विल्हण, उनकी प्रेम कथा बहुत ही सुप्रसिद्ध थी। हम उनकी कथा को सुनते हैं। विल्हण चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य के राजकवि थे। उस समय के कवियों विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ उनका स्थान था। उनका कहना था कि इस संसार में केवल एक ही ऐसा रस है जो लोहे के आदमी को भी मोम बना देता है, और वह है प्रेम रस। राजकवि विल्हण राजा के विश्वास पात्र थे, इसलिए राजा ने राजकुमारी रति लेखा की शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। किंतु विल्हण अति सुंदरी रति रेखा को काव्य पढ़ाते पढ़ाते प्रेम शास्त्र पढ़ाने लगे, और एक दिन जब रति रेखा और विल्हण गंधर्व विवाह करके गंधर्व क्रीड़ा के लिए तैयार थे, तभी राजा ने उन्हें देख लिया और राजा ने तुरंत विल्हण को फांसी की सजा दे दी। फांसी का तख्त तैयार हो गया, राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी बधिकों ने विल्हण से कहा कि अंतिम बेला आ पहुंची है, अपने इष्ट देव का तुम स्मरण कर लो। तब राजकवि ने उस समय एक श्लोक का पठन किया। उनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि जिसने जीवन के सुखों का संपूर्ण मर्म समझने में बराबर का योग दिया, जिसने वाणी को कोमल शब्द उच्चारण करने की सामर्थ्य दी, जिसने मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की कल्पना को साकार दिया, उसी तरह रति रेखा का स्मरण विल्हण करता है। विल्हण के लिए वही चरम आनंद की जननी है। फिर वही श्लोक सहस्त्रों मुखों से बार बार मुखरित होने लगा। रति रेखा राजा के चरणों पर गिर कर विलाप करने लगी। हे राजन, हे राजन, विल्हण के साथ ही राज्य की श्री सुषमा सुशीलता सबका अंत हो जाएगा। जीवन दास्ता से कलंकित होगा। रसराज का आदर खत्म हो जाएगा। जन जन
कुमार्गगामी हो जाएंगे। विल्हण को क्षमा करो, नहीं तो उनकी चिता पर गंधर्व विवाह से उनकी पत्नी बन चुकी मैं रति रेखा भी जीवित ही भस्म हो जाऊंगी। फिर तो राजा को जनता और रति रेखा के सामने झुकना ही पड़ा और उन्होंने विल्हण को अभय दान देकर दोनों के प्रेम व वैवाहिक संबंधों को स्वीकार किया। और यही नहीं, इसके बाद राजा ने विल्हण को महाकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया। यह है विल्हण की कथा, जिसको कश्मीर का सुप्रसिद्ध कवि माना जाता है। आगे, जेलम सोई तारों वाली नभ की नील मसहरी में, जेलम नदी है वहां की, जैसे रात में तारों के नीचे, आकाश के नीचे जेलम जब सोती है तब ऐसा लगता है कि नीला आकाश उसके ऊपर एक मसहरी यानी मच्छरदानी को लपेट कर बैठा है। तो यहाँ पर चारों पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का वर्णन कुछ इस तरह किया है कि जल में खिली रुबाइया, जल में जैसे रुबाइया यानी काव्य प्रकार की मैंने बात की, जैसे कोई काव्य हमें सुना रहा हो ऐसा लगता है। बजरे की अंगड़ाई या बजरे जैसे अंगड़ाइया ले रहा हो ऐसा लगता है। शिकारे पानी में चलते हैं तो उनके पानी के ऊपर बागों की ऐसी परछाइयां दिखती है कि वो भी शिकारे के संग जैसे चलती हो वैसा हमें लगता है। विल्हण के मन की गाथा को यहाँ पर कौन जाने, उनकी प्रेम कथाओं के चर्चे आज भी वहां होते हैं। जेलम नदी जब रात में आकाश के नीचे, तारों के नीचे सो रही हो तब ऐसा लगता है कि सारा आकाश, नीला आकाश जो है वह उनको रक्षण के लिए जैसे मच्छरदानी यानी मसहरी में लपेट कर बैठा हो ऐसा हमें लगता है। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाओं में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। यहाँ पर कवि ने अमरनाथ की बात की। अमरनाथ जो है वह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ धाम माना जाता है। अमरनाथ के बारे में हम जानकारी ले तो देखो, ये है अमरनाथ की गुफा। तो अमरनाथ की राहों, राह यानी रास्ता, अमरनाथ की राहों में अमरनाथ जो है वह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। अमरनाथ की गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, इसीलिए इनका नाम अमरनाथ है। और शेषनाग की कवि ने बात की है कि सारा कश्मीर जैसे शेषनाग की बाहों में वो उनका रक्षण करता हो ऐसा हमें नजर आता है। तो शेषनाग कटु से उत्पन्न कश्यप पुत्र जो नागों में प्रमुख थे। कद्रु से उत्पन्न कश्यप के पुत्र जो नागों में प्रमुख थे, इनके सहस्त्र यानी 1000 फणों के कारण इनका दूसरा नाम अनंत है। यह सदा पाताल में ही रहते थे और उनकी एक कला क्षीर सागर में है, जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। अपनी तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मा से संपूर्ण पृथ्वी धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। कथित है कि शेषनाग श्री कृष्ण के दाव अर्थात बलराम के भी अवतार है। तो शेषनाग कश्मीर का रक्षण करते हैं और अमरनाथ भी उनकी हर प्रकार से रक्षा करता है। पश्मीना ध्वज फहर रहा है। पश्मीना ध्वज यानी पश्मीना क्या है?
तो पश्मीना एक भेड़ विशेष के ऊन का नाम है। वहां पर भेड़ बहुत होते हैं, तो उनका जो ऊन होता है उसे पश्मीना कहा जाता है। देवदारों की छाहों में, देवदारू वृक्ष का नाम है, देखो ये देवदारू के वृक्ष है, उनकी छाया में, छाहों यानी छाओं में कश्मीर बसता है। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, कि वह कश्मीर का मन जो है वह बहुत ही गंभीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, कि देखो तुम ध्यान रखना, यह भारत की पगड़ी है और वह भी कैसी बर्फीली। विशेषण लगाया है बर्फ का, बर्फीला। तो बर्फीली पगड़ी जो है, पगड़ी यानी मस्तक में पहनी जाती है वह पगड़ी। तो अगर हमारी पगड़ी हम किसी के सामने उतारते हैं तो ऐसा होता है कि हमने अपनी इज्जत उतार दी। हम कभी अपनी पगड़ी को उतारते नहीं है और इस पर दाग पड़ने देते नहीं है। तो यहाँ पर हमें भी अपनी कश्मीर जो बर्फीली पगड़ी है उस पर दाग लगने नहीं देना है और उसे हमें बचाकर रखना है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर हालात को देखकर कि आजकल कश्मीर में कैसे हालात है, वह बात हमें यहाँ पर बताई है और उसकी ओर हमारा ध्यान खींचा है। तो आजकल का कश्मीर जो है, उनका जो वातावरण है, उनकी मैं एक कविता छोटी सी आपको सुनाना चाहूंगी। अंजना सधीर जो विदेश में रहती है, कवियत्री है, उन्होंने विदेश में रहते हुए सभी कवियों से गुजारिश की कि कश्मीर के ऊपर आप एक काव्य लिखकर मुझे दे, ताकि मैं उनका एक संग्रह बना सकूं। और उनकी पुस्तक इन्हीं संग्रहों का एक परिणाम है। कविता का शीर्षक है तुम भी सोचो हम भी सोचे। पुस्तक का नाम है ये कश्मीर है, अंजना सधीर का। वो मैं आपके सामने पठन करती हूँ, क्योंकि वह कश्मीर की परिस्थितियों को हमारे सामने उजागर करती है। तुम भी सोचो हम भी सोचे, तुम भी सोचो हम भी सोचे, ये नजारे ये चीजें आज भी वैसी की वैसी है, लेकिन दहशत का जहर इनमें फैल गया है। केसर के खेतों में सड़ गई है लाशें, गडरिया के गीतों में पड़ गई है आहें, चुभने लगी है चिनारों की छांव, कोई नहीं आता खुशी से इस गांव, कोई नहीं आता खुशी से इस गांव। ऐसा तो न था मेरा कश्मीर, ऐसा तो न था मेरा कश्मीर। आओ तुम भी सोचे हम भी सोचे, क्यों बदल गया कश्मीर, क्यों बदल गया कश्मीर। तो क्यों इस कश्मीर में अब खुशी से कोई आता नहीं है, वही बात को यहाँ पर कवि ने हमें बताई है कि हमें ध्यान रखना है कि लोग खुशी खुशी यहाँ पर आए और इस पर हमें दाग लगने देना नहीं है। तो चले हम भी इस फूलों की घाटियों में चले, और मैं जो उनमें नाव है उन नावों की नगरियों में चले, और जहाँ भगवान ने अपनी सुंदरता का खजाना लुटाया है, और उन खजानों को और प्रकृति के तत्वों को देखने के लिए हम अवश्य कश्मीर के सौंदर्य को देखने के लिए जरूर जाए, और कश्मीर को हम बचा कर रखें, क्योंकि वह हमारी भारत की बर्फीली पगड़ी है। धन्यवाद।